नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता की शुरुआत दो तस्वीरों से। पहली तस्वीर में महाराष्ट्र सरकार की होली और शब बारात को लेकर गाइडलाइंस है। इन गाइडलाइंस को लेकर देश में सियासी विवाद हो गया है। गाइडलाइंस में होली कार्यक्रम के आयोजन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस गाइडलाइंस को बताया गया है कि यहाँ पर अगर आप होली का आयोजन करते हैं महाराष्ट्र में कहीं पर भी तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन उसके बाद यहीं पर जो गाइडलाइंस शब बारात के लिए जारी की जाती हैं उसमें अपील की जाती है और कहा जाता है कि मस्जिदों में 40 से 50 ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। इस एक्शन और अपील ने मुस्लिम तुष्टीकरण के विवाद की चिंगारी सुलगाई है। तो टीएमसी के नेता शेख आलम ने आज पश्चिम बंगाल में इस आग में घी डालते हुए कहा कि देश में 30% अल्पसंख्यक हैं और अगर ये 30% इकट्ठा हो जाएं तो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? আমরা যারা সংখ্যা নেব তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গতিতে আসবেন। লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয় 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের জন্য 4-4টে ভারত। আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি সংখ্যালঘু আছি তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয় 4-4টে পাকিস্তান হবে। কোথায় যাবে ভারতবর্ষে এই 70%? तो आज हम सत्ता शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारा आज का सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के 2 जिलों में दोबारा लॉकडाउन भी लगा दिया गया। मगर त्योहारों से ठीक पहले बीएमसी की गाइडलाइंस पर सियासत गर्म हो गई है। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन को पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाया जा रहा है। त्योहारों पर स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता को तुष्टीकरण का नाम दिया जा रहा है। आखिर क्या है इन गाइडलाइंस में और क्यों खड़ा हुआ यह पूरा विवाद, इस रिपोर्ट को देखिए। त्योहारों के मौसम में कोरोना की वापसी ने केंद्र और राज्य सरकारों को भीड़ भाड़ वाले सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में शब्दों के खेल ने सियासत गरमा दी है और इसकी शुरुआत हुई बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के एक ट्वीट से, जिन्होंने अखबार में छपी खबर को हाईलाइट करते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। अर्जुन सिंह ने लिखा है, हिंदूवादी नेता रहे बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी नव सेकुलर का ये वैचारिक पतन हैरान कर देता है। एक त्योहार पर रोक और दूसरे को छूट देने के लिए आवेदन, पार्टी के नाम शिवसेना से शिव हटाकर मुस्लिम सेना कर देना चाहिए। दरअसल अर्जुन सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार होली पर समारोह करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ शब बारात मनाने वालों से भीड़ नहीं करने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि आखिर बीएमसी ने होली और शब बारात के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की है। बीएमसी के मुताबिक होली में पब्लिक और प्राइवेट सेलिब्रेशन पर पाबंदी है। वहीं बीएमसी ने शब बारात का त्योहार साधारण तरीके से मनाने की अपील की है। 28 मार्च को होलिका दहन और 29 मार्च को रंग पंचमी समारोह की परमिशन नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक बार में 40 से 50 लोग जा सकते हैं। इस गाइडलाइन की वजह से ही कहा जा रहा है कि हिंदू त्योहारों पर उद्धव ठाकरे का रुख सख्त है और मुस्लिमों के प्रति वो नरम रवैया अपना रहे हैं। बंगाल के नेता अर्जुन सिंह का महाराष्ट्र सरकार पर किया गया ये ट्वीट देश भर में वायरल हो रहा है और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से शिवसेना ने सरकार बनने के बाद जिस तरीके की नीतियां अपनाई हैं, जिस तरीके की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, जिस तरीके की तमाम सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेके हैं, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कई और राज्यों में भी इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन बंगाल के चुनावी माहौल ने इस सरकारी मनाही को सियासी मुद्दा बना दिया है।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये इस तरीके का कोई पहला फैसला नहीं है। इससे पहले भी शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने शिवसेना की एक बिल्कुल बदली हुई सियासी तस्वीर पेश की। नवंबर 2019 में, अब आपको बताते हैं किस तरीके से ये फैसले लिए गए। नवंबर 2019 में एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई। ये अपने आप में चौंकाने वाला फैसला था। जनवरी 2020 में गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू के समर्थन में प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन को याद कीजिए, वहां पर एक फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराया गया था और इस पोस्टर में जमात इस्लामी, जिसमें समर्थन शिवसेना की तरफ से किया गया, जमात इस्लामी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे संजय राउत। यह भी चौंकाने वाला एक फैसला था। सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को राउत ने सही बताया था। उद्धव के मंत्री अशोक चौहान ने एक बयान दिया था जनवरी 2020 में। उसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं करेंगे। अप्रैल 2020 में पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग केस की जांच पर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सवाल उठे थे और जुलाई 2020 में सरकारी खजाने से मौलवियों को वेतन देने का ऐलान किया गया था। मौलवियों के वेतन पर 1.25 करोड़ रुपए लगभग खर्च करने का ऐलान किया गया था। दिसंबर 2020 में शिवसेना नेता पांडुरंग सपकाल ने अजान प्रतियोगिता का आयोजन किया था और मार्च 2021 में उद्धव सरकार के मंत्री असलम शेख का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 5% मुस्लिम आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो त्योहारों को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के बीच मुस्लिम धर्मगुरु कुछ और ही मानते हैं। कुछ का कहना है कि दोनों मजहबों की आवाम अपना भला बुरा खुद सोच सकती है, तो कुछ का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार एक तरफा फैसला ले रही है। महाराष्ट्र में जो होली और शबरात के सिलसिले में ऐलानात हुए हैं, उसको लेकर के जो कुछ सियासी लीडरान तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अफसोसनाक है और हम समझते हैं कि दोनों कम्युनिटीज़ अपना भला खुद समझती हैं। को लेकर सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ हर धर्म हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये जो रवैया है, दोहरा रवैया, ये कतई मुझको पसंद नहीं है। इसलिए कि आप एक तरफ छूट दे रहे हैं शब बारात के लिए और दूसरी तरफ होली के लिए पाबंदियां लगा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की राजनीति आखिर क्यों एक मंच से या एक कह सकते हैं ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर चली गई, इसे जानने के लिए महाराष्ट्र से जुड़े कुछ आंकड़ों की जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है और महाराष्ट्र में 1.30 करोड़ यानी 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की 31 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम है। कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने के फैसले के साथ ही उद्धव भी मुस्लिम वोट के दावेदार हो गए हैं। अब उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो ऐसे फैसले करें जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के वोट बैंक को मजबूती देता हो और इसके लिए शायद मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे आसान तरीका हो सकता है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार के ये जो फैसले कर पश्चिम बंगाल से इसका कनेक्शन है क्या, ये भी अब हमें समझना होगा। आखिर क्यों ये जो मुस्लिम बंगाल के ये जो पश्चिम बंगाल में सब चल रहा है, इसमें बीजेपी नेता महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी तुष्टीकरण की कोशिश है? बंगाल से क्या कनेक्शन है इसका, आइए ये देख लेते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के लिए दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू से ज्यादा मुस्लिम त्योहारों को तवज्जो दी जाती है? हिंदू मुसलमान করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। जय श्री राम के नारे पर बौखलाहट क्यों? क्या कलमा पाठ करना मुस्लिमों को रिझाने की कवायद है? আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। बंगाल में मुस्लिमों पर यही ममता
दीदी की दुखती रग बन गई है। जब भी मौका मिलता है बीजेपी इसी दुखती रग को दबाकर टीएमसी के सियासी किले में सेंधमारी करती है। यहाँ के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके पास हम लोगों ने गुहार लगाई है कि ममता बनर्जी के इस तरह के भड़काऊ बयान से अगर नहीं रोका गया तो बंगाल में दंगा फसाद हो सकता है। ये बात हर कोई जानता है कि बंगाल में सत्ता के समीकरण बनाने और बदलने में मुस्लिम वोटरों का अहम रोल रहा है। यही वजह है कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए और बने रहने के लिए ममता बनर्जी मुस्लिमों पर मेहरबान रही हैं। बीजेपी इन्हीं आरोपों के साथ कुछ घटनाएं गिनाती है। अक्टूबर 2015 में मुहर्रम के कारण मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई। अक्टूबर 2016 मुहर्रम के कारण दुर्गा मूर्ति विसर्जन को रोका गया। अप्रैल 2017 बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सितंबर 2017 में मुहर्रम के कारण दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाई गई। सितंबर 2017 दशहरा के मौके पर शस्त्र जुलूस निकालने पर ममता सरकार ने रोक लगाई। मई 2019 पूर्वी मिदनापुर में जय श्री राम का नारा लगाने पर सीएम ममता नाराज हो गई। 2021 विधानसभा चुनाव के लिए जारी मैनिफेस्टो में भी ममता का मुस्लिम प्रेम देखने को मिला। ममता बनर्जी ने 250 मदरसों के आधुनिकीकरण का वादा किया। मदरसों को सरकारी मदद देने का ऐलान किया। राज्य में मुस्लिमों की आबादी लगभग 30% है, जिसका बड़ा हिस्सा टीएमसी को वोट देता है। ऐसे में बीजेपी ने ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए 70% बहुसंख्यक वोट बैंक को टारगेट किया। तो बंगाल में एम फैक्टर है क्या? मुझे लगता है अब आपको यह भी समझना जरूरी है। कुल आबादी बंगाल में 10 करोड़ की है और उसमें मुस्लिम जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। और अगर वोटर्स की बात करें तो इसमें 7 करोड़ 32 लाख वोटर्स है बंगाल के। उसमें मुस्लिम वोट शेयर 22 लाख और मुस्लिम वोट का असर 100 सीट्स पर है। तो बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप क्यों लगाया, शिवसेना को मुस्लिम सेना क्यों कहा, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उनसे सीधा सवाल किया। सुनिए। सर, आपने सुबह एक ट्वीट किया, उसमें महाराष्ट्र सरकार पर आपने हमला बोला, होली और शब बारात में सरकार के रुख को आपने सवाल उठाए। क्या बंगाल में महाराष्ट्र कोई मुद्दा है और बंगाल के सांसद को महाराष्ट्र के मुद्दे पर बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हमने जो मुद्दा उठाया है वो सही मुद्दा उठाया है कि जिस व्यक्ति को हिंदुत्व के लोग, सनातन धर्म के लोग पहली बार एक राजनीतिक दल सेना के नाम से तैयार हुई थी, उसको शिवसेना कहते थे। आज वो शिवसेना इतनी लाचार हो गई है वैचारिक दिक तरफ से कि उसके जो सुप्रीमो हैं उद्धव ठाकरे जी, आज होली को बैंड करना, शोबे बारात को चलाना किस कायदे से चलाएंगे, इस तरह का चिंता भावना कर रहे हैं। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से मैं इस प्रश्न को उठाया हूँ कि क्या बाला साहब ठाकरे का आत्मा रो नहीं रही होगी कि अपने पुत्र का जो सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लालच में आज जिस बाला साहब ठाकरे के डर से उनके एक हुंकार पर महाराष्ट्र में, मुंबई में पाकिस्तान का मैच रद्द हो जाता था, आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के लोगों के साथ कितना बड़ा अपमान, मराठा मानुस के पास कितना बड़ा अपमान है। जहाँ शिवाजी राव की वीरता की कहानी, जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए, और वहाँ उस विचारधारा को मानने वाले लोग आज कहाँ चले गए। तो आप समझिए पूरा का पूरा वोट बैंक का मामला है। 27% मुस्लिम है वहां पर, और अगर इसको हम वोटों के हिसाब से देखें तो मान के चलिए लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मुस्लिम वोटर पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल में। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने नुकसान मुसलमानों को ही किया। कैसे, ये अब आपको बताते हैं। आज अगर आप याद करें तो शायद ही किसी ऐसे मुस्लिम नेता का चेहरा आपको याद आए जो पूरे देश में मुसलमानों के विकास की बात करता हो। अगर विकास की बात तो खैर सब करते हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा किस तरीके से बन सकता है वो कोई आपको नजर नहीं आएगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं ने मुस्लिम लीडरशिप को सामने आने ही नहीं दिया। बिहार में आप देखिए, लालू यादव
खुद को मुसलमानों का हितैषी बताकर मुसलमान नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। यह कह सकते हैं कि वो खुद ही बनकर सामने रहे और उस वजह से कोई आगे आ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव ही और मायावती, ये दोनों मुस्लिम लीडर के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करते रहे और इस बीच में अगर कोई बड़े नेता की हम बात करें तो छोटे छोटे पॉकेट्स में जरूर उत्तर प्रदेश में नेता बने, लेकिन कोई बड़ा नेता उभर करके उत्तर प्रदेश से नहीं आ पाया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो इस नीति पर काम करना शुरू किया और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरखा बताया, नतीजा ये रहा कि वहां भी आज तक कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं आया। और ये बात सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं है, आप चाहें तो सीपीएम की स्थिति देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, कोई ऐसा बड़ा नेता वहां राज्य में देखने को नहीं मिला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं इस समय, खुद को मुसलमानों का वो भी सबसे बड़ा नेता बनाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप दिल्ली में भी देखना चाहें और राज्य स्तर की राजनीति में तो कोई मुस्लिम चेहरा बड़ा नजर नहीं आता। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुस्लिम लीडरशिप को इसी तरीके से अपने मुद्दों के साथ में शायद आगे बढ़ने की नहीं दिया। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने खुद को सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता घोषित करके रखा हुआ है। इन नेताओं ने मुसलमान नेताओं को क्या आगे नहीं बढ़ने दिया, सवाल सबसे बड़ा यही है। नतीजा ये रहा कि मुसलमानों के हित की बात दबकर रह गई और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। तो मजबूत नेतृत्व की कमी और तुष्टीकरण की राजनीति का असर यह हुआ कि मुस्लिम पिछड़ते चले गए। आपको मुसलमानों की शिक्षा का आंकड़ा बताते हैं किस तरीके से वो पिछड़े। 1000 लोगों में से महज 15 मुस्लिम पुरुष हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। महिलाओं में यह आंकड़ा और भी कम है, 1000 में से महज 71 महिलाएं जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। देखिए किस तरीके से आप जब इस पूरे आंकड़े को देखते हैं तो पता चलता है कि ये आंकड़ा मुसलमानों की शिक्षा को पीछे दर पीछे लगातार लेता चला गया है और ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब और ख़तरनाक है। इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल मुसलमान किस तरह पीछे होते चले गए। देश में अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी भी अल्पसंख्यकों की लिस्ट में शामिल है। क्या आपको इसकी जानकारी है? आप लोगों से जब हमने जाकर के आम लोगों से इस पर बात करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की तो लोगों ने क्या कहा, आइए ये सुनते हैं। माइनॉरिटीज़ हैं जो कि जैसे सिख हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, ये सब माइनॉरिटीज़ हैं। हाँ, सिख धर्म है, जैन धर्म है, क्रिश्चियन है, पारसी हैं, बहुत धर्म के लोग हैं माइनॉरिटी में। हाँ, लेकिन इस वक्त इन सबको छोड़कर सिर्फ 2 ही धर्म रह गए जिनके ऊपर वाद विवाद चलता है, हिंदू और मुस्लिम। माइनॉरिटीज़ में भारत में आपको क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख हैं, जैन हैं और बौद्धिस्ट हैं। चलिए आम लोगों ने तो बता दिया, लेकिन पता नहीं क्यों इस देश के नेताओं को अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ मुस्लिम ही नजर आते हैं। वैसे हमने आज सवाल आपसे ये किया था कि क्या सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, और इसका जवाब हाँ में 91% आया है। 7% लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, और 2% लोगों ने अपना जवाब पता नहीं में दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।